Hey everyone, or welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of ancient history and the topic of your lecture number second, types of sources and creation history. जो कि आज का टॉपिक है हमारा स्रोतों का प्रकार और इतिहास का निर्माण। इसमें हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि इतिहास का निर्माण किस विधि से कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो आज हम इस लेक्चर के द्वारा हम इस सब चीज़ को वर्णन करेंगे और जानेंगे। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारतों में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और उस युग को स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला कहते हैं धरती की सतह के जो उभरे हुए भाग को कहते हैं टीला। उसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति। अगर मैं एकल संस्कृति की बात करूं तो एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित दूसरों मर्दमान अर्थात संस्कृति के द्योतर हैं, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियों जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व नहीं की जा सकती। बहुसंस्कृति की बात करूं तो बहुसंस्कृतियों में टीलों में उत्तरोत्तर और उनके संस्कृति पाई जाती है जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती है, जैसे कि रामायण और महाभारत की भांति। खोदे हुए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीलों की खुदाई दो तरह से की जाती है, या तो अनुलंबन या क्षितिज। अगर मैं अनुलंबन की बात करूं, अनुलंबन उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक ताता उद्घाटित हो। यह सामान्यतः स्थल में कुछ भाग में ही सीमित रहता है। अगर मैं क्षैतिज उत्खनन की बात करूं, क्षैतिज उत्खनन सारे टीले की या उसके भ्रमत भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंबत खुदाई होने के कारण उनके हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुमानिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाई की खचीलों होने के कारण बहुत कम की गई है। फलस्वरूप उत्खननों में प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता है हमें पूरी तरह से। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पुनर्विवेचन विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित है। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुनर्विवेचन और अधिक सुरक्षित बने रहे हैं। परंतु मध्य गंगा के मैदान में डेल्टाई क्षेत्रों की नम्र और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संरक्षित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। नम्र और जलोढ़ क्षेत्र में तो पक्की ईंटों और पक्कों जो पत्थरों के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों में ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना दोस्तों लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई है। इस प्रकार उत्खननों में हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि हम उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार मध्य भांड में उपयोग लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन के किन अनाजों को इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के औजार या हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए दिख जाते थे। ऐसे स्मारकों को मैथोलिक कहते हैं।
हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई करने में हमें जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमित स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता था और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती थी, उसे आर्कियोलॉजी कहते थे। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार में वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता था। रेडियो कार्बन काल निर्धारित की विधि से यह पता लगाया जाता था कि वे किस काल के हैं। रेडियो कार्बन और कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक जो सभी प्राणदान वस्तुओं में विद्यमान होता था। सभी रेडियोधर्मी पदार्थ की तरह इसका एक निश्चित समान गति में क्षय होता था। जब कोई वस्तु जीवित रहती थी तो कार्बन के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक में वस्तु में कार्बन का संबंध भी होता रहता था, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती थी, जब इसके विद्यमान कार्बन के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती थी, लेकिन ये हवा और भोजन से कार्बन लेना बंद कर देती थी। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन में आई कमी को माप कर सकते हैं, उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन का क्षय एक निश्चित गति से होता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, ये ज्ञात है कि कार्बन का आधा जीवन 55-68 वर्ष का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन ये काल समय होता है जिससे उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 55-68 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई हो तो उसकी कार्बन की धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाती है। जब वह जीवित थी, अगर वह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई हो तो उसके कार्बन की धारिता उस समय की तुलना में 1/4 रह जाती है। वह जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता प्राप्त के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पतियों का इतिहास जाना जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7 से 6,000 ईसा पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से यह पता चलता है कि वह जगह कहाँ है जहाँ ये धातुएं प्राप्त की गई है, और इनसे धातु विज्ञान के विकास के अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। वस्तुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होना तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जा सकता है। इसी के दौरान ये लेक्चर ख़त्म होता है।